तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 6 है ऊष्मागतिकी, जो केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का जो ऊष्मागतिकी अध्याय है, इसके अब हम जो सभी आंसर देखने वाले हैं। इसके ए टू जेड आप नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक जो आपके सही विकल्प के आंसर हैं इन सब के दिए हुए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर है 4 अंक वाले के प्रश्न के आंसर नहीं दिए हुए हैं। तो हम इन सभी के आंसर हैं जो यही वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। उसके बाद यहाँ से इन सभी के देखने वाले आप पहले प्रश्न देख लीजिए, उत्तर हम आपको एक एक से दिखा देंगे। यहाँ तक हम अध्याय 6 देखेंगे, उसके बाद हम अध्याय 7, यहाँ पर अध्याय 7 हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम अध्याय 6 तक सभी देखेंगे। और तो ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, समय वैसे भी बहुत कम मिल पा रहा है। तो हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पहले प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा, इन सभी के हम आंसर अध्याय जो आपका 6 है ऊष्मागतिकी सभी के बताने वाले हैं। तो बस वीडियो को यहाँ पर हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ CO प्रश्न, आपको प्रश्न बैंक में से स्क्रीनशॉट यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद हम उत्तर देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से आपको क्रिया फल में से क्रिया कारक को घटा देना है। क्रिया फल आप जानते होंगे, क्रिया कारक क्या कहलाता है ये भी आप जानते होंगे। तो यहाँ से हम इन सभी को घटा देना है। तो यहाँ पर पहले हम इनके सभी के जो सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र बना लीजिएगा दोनों का। यहाँ पर सूत्र बनाने के बाद हम इसी सूत्र में इनके मान दिए हुए हैं, जो इनके मान रख देते हैं और फिर इनको इसमें से घटाना पड़ता है। तो घटा देंगे तो आपका ये जो आंसर डेल एच का मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों में CH3OH की मानक एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो एंथैल्पी जो है आपको सब कुछ आता ही होगा, परिवर्तन निकालना है। उसके बाद है तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अच्छे से क्रम से डालकर यहाँ से आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। हम आगे बढ़ते होंगे तो समीकरण 1 को व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ से व्युत्क्रम कर देना है और उसके बाद डेल एच का मान यहाँ पर निकल आ जाएगा। उसके बाद हमने जो समीकरण बनाए हैं यहाँ पर इनमें से आपको इसको में से समीकरण 5 और 6 को जोड़ देना है। तो आपकी जो आंसर निकल कर डेल एच का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 239 किलो जूल मोल -1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हैश का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो हैश का नियम देखिए क्या होता है। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक विधियों से एक या अनेक पदों में एक या एक से अनेक पदों में हो तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा एक समान होगी। तो यही हमारा जो है मतलब हैश का नियम हो जाता है। चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि द्वारा कितने ही पदों में किया गया हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। एक छोटा सा चित्र है, आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। इस चित्र को देख सकते हैं आप, यहाँ से ध्यान से देखिए इस चित्र को। यहाँ पर जो है Q, बड़े Q का मान यहाँ पर छोटे Q और यहाँ पर ये Q2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए बड़े Q है जो उसका मान देख सकते हैं, Q1 का मान Q1 और Q2 के यहाँ पर मान के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो Q1 के बराबर होगी। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके बाद है हम इसी को हम आगे बढ़ते हुए तो यहाँ से आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र देख लें, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा पूरा हैश का नियम का एग्जाम्पल है पूरा। तो हैश का नियम का एग्जाम्पल है हमारा। देखिए पहले तो हमारे यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा पूरी तरह से। यहाँ पर पहला C+O2 बराबर क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। तो क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पर इसका डेल एच का मान होता है यहाँ पर 3.93.5 किलो जूल। उसके बाद उसके बाद हमने 2 अभिक्रियाएं ली हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अभिक्रिया की आप देख लीजिएगा। फर्स्ट अभिक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर की 2 अभिक्रियाओं करते हैं। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपका इतना आंसर वही आ जाएगा। देखिए पहले अभिक्रिया के बराबर होगा सब कुछ, पहली जो अभिक्रिया है उसी के बराबर होगा, चाहे वह 2 अनेक विधियों से बनाया गया हो चाहे एक विधियों से बनाया गया हो। ऊष्मा की मात्रा समान होगी, मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसकी मात्रा समान होगी। इसमें ऊष्मा की मात्रा CO2 की मात्रा पहले के बराबर होगी, मतलब एक विधि हो चाहे अधिक विधि, ऊष्मा की मात्रा सभी में
समान। तो इससे हमारा यही सिद्ध होता है कि चाहे वह किसी भी रासायनिक परिवर्तन हो, एक विधि से हो रहा हो चाहे दो विधि से, जो उसकी ऊष्मा की मात्रा हमेशा समान होगी। तो यही था यश का नियम। चाहे यहाँ पर दो, पहले हमने एक विधि से देखा तो वही मात्रा की ऊष्मा बराबर आई, उसके बाद हमने दो विधि से देखा, दो से अधिक, तो जो यश का नियम है उसके अनुसार हम तो उसकी भी ऊष्मा की मात्रा समान आई। तो यही यश का नियम हो जाता है। मतलब सिंगल अभिक्रिया में भी आपका एक ही आंसर आएगा, और दो अगर सिंगल अभिक्रिया होती है तो भी वही आंसर आएगा, और डबल अभिक्रिया होती है तो भी एक ही आंसर आएगा। आप देख सकते हैं एक होगी चाहे एक से अधिक, मतलब ऊष्मा की मात्रा समान ही होगी। तो यही है इसका नियम। उसके बाद हम आज जो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव 13.7 किलो कैलोरी होता है, क्यों, समझाइए। तो इसको आपको अच्छे से समझाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी होता है, क्योंकि उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होना उनके तनु विलयन से पूर्ण आयनन के कारण होता है। यदि प्रबल क्षार Ha और प्रबल क्षार ObOH है तो ग्राम तुल्यांकी मात्राओं के तनु विलयन में मिलाया जाए तो आयनिक सिद्धांत के अनुसार, आप यहाँ पर सिद्धांत का जो अभिक्रिया है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, इसी को आपको याद करना होगा। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है उपर्युक्त समीकरण को में स्पष्ट है कि उदासीनीकरण ऊष्मा किसी अम्ल से उत्पन्न H+ आयनों तक क्षार से उत्पन्न OH आयनों के संयोग से बने जल की उत्पन्न ऊष्मा है, अतः उदासीनीकरण ऊष्मा के बराबर होती है। इस प्रकार जल की उत्पादन ऊष्मा का मान सदैव लगभग 13.7 किलो कैलोरी होता है, अतः उदासीनीकरण ऊष्मा का मान प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लिए स्थिर रहता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। 5 में दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 5 है, एंट्रोपी क्या है और इनकी भौतिक सार्थकता तो समझाइए। तो प्रश्न हमारा एंट्रोपी क्या है, तो आप इसका उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। एंट्रोपी क्या है तो इसका उत्तर आप अच्छे से लिख लीजिए। किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय की अर्थव्यवस्था या यादृच्छता की माप है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। निकाय अवस्था बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो ये इसका एंट्रोपी की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद एंट्रोपी की सार्थकता लिखनी है, तो आप एंट्रोपी की सार्थकता यहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हैं पूरा स्क्रीनशॉट करके। तो यहाँ से आप अच्छे से देखिए एंट्रोपी की जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंट्रोपी की सार्थिक भौतिकता। तो एंट्रोपी वास्तव में एक भौतिक राशि है, लेकिन इसे माप तथा दाब की भांति महसूस नहीं किया जा सकता। प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम अनुक्रमी या स्वतः होते हैं। जैसे बर्फ से जल और जल से वाष्प बनते हैं। जल में अणुओं की नियमितता या क्रम नष्ट होता जाता है। जल के अणु वाष्प के दौरान वाष्प के रूप में वातावरण में बेतरतीब होकर सभी दिशाओं में घूमते हैं, अर्थात एंट्रोपी बढ़ जाती है। अतः एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता का माप होती है। तो यहाँ से आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक। उसके बाद हम देखते हैं 6, तो इसमें आपको टिप्पणियां लिखनी है। मानक विचलन एंथैल्पी, यहाँ पर 4 से 5 एंथैल्पियों के अंदर आपको टिप्पणियां लिखनी है। तो मानक विचलन एंथैल्पी के पहले नंबर पे आपको टिप्पणी लिखने को बोला गया है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा पूरी। किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से मानक अवस्था में उनका एक मोल बनने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की मानक विचलन एंथैल्पी कहते हैं। प्रत्येक तत्व में एंथैल्पी शून्य मानी जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आबंध एंथैल्पी के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी थी, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा।
पूरी आपको यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से लिख देनी है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो आप बढ़िया स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में आबंधन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जिसमें किसी गैसीय से संयोजन यौगिक के एक मोल आबंध टूटकर गैसीय उत्पाद बनाते हैं। तो और इसका एक जो उदाहरण है आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। उदाहरण भी जरूरी होता है केमिस्ट्री में, नहीं तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। और 2 नंबर का है तो 1 नंबर दिया जाएगा। उदाहरण तो जरूरी में ही लिखना पड़ता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ से उदाहरण भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 30 नंबर पे लिखनी थी आपको टिप्पणी अभिक्रिया की टिप्पणी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी अब लिखने को बोला गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपनी अवस्थाओं में हो। उदाहरण हो जाएगा नेफ्थलीन वायु में धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होती है। इसके लिए डेल सब H-70 का मान ये मोल इतना होता है, किलो जूल मोल इतना होता है, 73.0 इतना होता है। तो यहाँ से आपको इसका उदाहरण भी अच्छे से याद कर लेना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगली जो टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया था, तो उसमें हमें लिखना था अर्थव्यवस्था मतलब अवस्था फलन और पथ फलन क्या है। तो फिर हम सबसे पहले देख लेते अवस्था फलन। तो अवस्था फलन में हमें क्या लिखना है आप देख लीजिएगा पूरी तरह से। अवस्था फलन को यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अवस्था फलन में देखिए क्या लिखना है। ऊष्मागतिकी के कुछ पैरामीटर तंत्र की प्राकृतिक तथा अंतिम अवस्था पर आधारित होते हैं। अवस्था फलन कहलाते हैं। ठीक है, जो ऊष्मागतिकी के कुछ पैरामीटर तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर आधारित होते हैं, जो उसको हम अवस्था फलन कहते हैं। जो अवस्था होती है उसी को उसी को हम अवस्था फलन कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला है पथ फलन। तो पथ फलन क्या होता है आप इसको यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ से पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो। यहाँ पर हम पथ फलन देखते हैं। पथ फलन वे अवस्था गुण है जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ में लोकतंत्र से तंत्र प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था में आता है, पथ फलन कहलाता है। उसके बाद इसका आंसर हो जाए ऊष्मा तथा कार्य और आदि, इसका जो आंसर मतलब उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते स्क्रीनशॉट करके आप एक सभी लिख लीजिएगा। उसके बाद है विस्तृण गुण एवं गहन गुण में अंतर। तो विस्तृण गुण गहन गुण आप जानते होंगे, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पता है तो आप इसे नहीं लिखा है तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। पहले हम देखते हैं विस्तृण गुण। अभी हम ये टिप्पणियाँ लिख रहे हैं, वही टिप्पणियाँ जो हमें पूछी गई थी 1-1 से 5वीं आखिरी टिप्पणी है। तो इसको आप देख लीजिएगा। उत्तरी गुण पहले किसी निकाय के वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तृण गुण कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा द्रव्यमान, आयतन, मुक्त ऊर्जा आदि। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला है गहन गुण लिखना है इसमें। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले गहन गुण में हमें क्या लिखना है। किसी निकाय के वे गुण हैं जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, गहन गुण कहलाते हैं। उदाहरण ताप, दाब और श्यानता, उसका उदाहरण हो जाएगा। ताप, दाब और श्यानता इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपको 7 दिख रहा होगा अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको लिखना है व्युत्पत्ति करना है डेल एच बराबर, इसका जो मान है ये जो हमें निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखते हुए हमारा यहाँ पर लिखना है हम जानते हैं कि H बराबर HU प्लस P भी, यहाँ पर इतना तो आप किस सूत्र के अनुसार ही चलेंगे। देखिएगा माना किसी तंत्र की स्थिर दाब P है, आंतरिक ऊर्जा U1 है, इसमें आयतन है V और एंथैल्पी है H। और तो फिर समीकरण हम इसी को बना लेंगे। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। यहाँ पर एंथैल्पी H है और U1 P1 ये सब को हमने ऊपर लिख दिया है, आप देख लेना। उसके बाद है माना तंत्र की अंतिम अवस्था में एंथैल्पी स्थिर दाब P पर H2 आंतरिक ऊर्जा व U2 आंतरिक U2 हो जाता है, U1 से U2 हो जाता है, U1 से U2 हो जाता है। तब समीकरण 1 से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण यहाँ पर इसको H2 से H2 सभी P अकेला सिर्फ वही रहेगा, स्थिर रहेगा। और उसके बाद सब V1 से U1 से H1 से H2 हो जाएंगे। उसके बाद इस समीकरण को आपको निकाल लेना है। समीकरण ऊपर कैसे समीकरण अब एक कैसे निकल आया, तो ये जो हमने ऊपर सब लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऊपर
लिख दिया, अगर मैं डायरेक्ट लिख दिया तो आप कुछ समझ ही नहीं पाते। उसके बाद है अब समीकरण 3 में से 2 को समीकरण 2 को घटा दीजिएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका डेल एच का मान यहाँ से आपको चौथा समीकरण निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम अब माना कि प्रारंभ में किसी आदर्श गैस के N1 मूल और क्रिया समाप्त होने के अंत में N2 मूल है तो PV बराबर इक्वल टू NRT। उसके बाद है आदर्श गैस समीकरण के अनुसार यहाँ पर आपको लिख लेना है तो के बाद लिख लेना है आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। उसके बाद है आदर्श गैस समीकरण, आप देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। तो इस समीकरण में आपको यहाँ पर इन सभी के मान को फिट कर देना है और ये समीकरण आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके बाद आप इक्वेशन टू अब उसके बाद देख सकते हैं इसको आपको यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पी डेल भी का मान यहाँ से समीकरण 7 में निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना था, यहाँ पर थोड़ी थ्योरी लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाएगा ये वाला। अंत में समीकरण 7 से पी डेल भी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जैसे ही आप समीकरण 4 में आप समीकरण 7 से पी डी का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो आपका ये जो आंसर है निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका आंसर यही निकल कर आ जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो निम्न की आप इन सभी की आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा है प्रश्न क्रमांक 8 में परिभाषा, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो इनमें से आपको दहन एंथैल्पी और उदासीनीकरण की परिभाषा लिखनी है। तो आप देख लीजिएगा नीचे आकर यहाँ पर देख लीजिएगा दहन एंथैल्पी की परीक्षा फटाफट से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न देख पहले हम देख लिए पहले नंबर दहन एंथैल्पी क्या होती है आप यहाँ से देख सकिएगा। उदाहरण भी जरूरी होता है इसलिए हमने उदाहरण भी लिखा है। तो निश्चित ताप पर किसी यौगिक के बेंजीयम अणु के पूर्ण दहन पर जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उस यौगिक की दहन एंथैल्पी दहन ऊर्जा ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इस उदाहरण को आपको अच्छे से लिख लेना है इसलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद से उदासीनीकरण, अभी की उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा। तो आप उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा आप देख लीजिएगा पूरी, यहाँ से एक एक से लिख लीजिएगा। उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा, निश्चित ताप पर तनु विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से परस्पर अभिक्रिया करने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जो और यहाँ पर जो इसका है आपका आंसर उत्तर है, यहाँ पर इसका जो उदाहरण आपको यहाँ से लिख लेना है और इसका जो उदाहरण आपको अच्छे से उतार लेना है और यहीं पर आपको सभी के स्क्रीनशॉट करके लिख लेना है। उसके बाद हमारी वीडियो हम समाप्त कर देते हैं। और वीडियो अगर यूज़फुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।